सर्कस यानी एक ऐसी जगह जहां जंगल का राजा कहलाने वाला शेर भी सर्कस मास्टर के इशारों पर नाचता है। मगर एक जानवर ऐसा है जिसे कोई सर्कस मास्टर अपने इशारों पर नहीं नचा सकता, और वो है भेड़िया। जी हाँ, वही भेड़िया जो सदियों से सबसे बड़ा शिकारी रहा है। मगर टाइम और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस शिकारी की कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। ऐसा ही एक भेड़िया हुआ करता था 12,000 साल पहले, जिसे कहते थे डायर वुल्फ। जी हाँ, वही डायर वुल्फ जिन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया था। मगर कोई नहीं जानता था कि जिन बर्फीले रंग के भालुओं को हम बिग स्क्रीन पर देख रहे हैं वे जल्द ही इंसानों की आंखों के सामने होंगे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि सालों की मेहनत का फल है उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने ना जाने कितनी रातें लैब में गुजार दी, और आखिरकार उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया और जिंदा कर डाला 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़ियों को। मगर सवाल यह है कि नेचर के खिलाफ जाने की यह लड़ाई आखिर कितनी लंबी चलेगी? आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान प्रकृति के कितने रूल्स को बदलेगा? मगर सवाल तो ये भी है, क्या वास्तव में अब डायनासोर भी जिंदा होंगे? और क्या आगे इंसानों के साथ भी कोई विचित्र एक्सपेरिमेंट हो सकता है? यकीन मानिए ये कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। आजकल एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए को इंसान ने फिर से जिंदा कर लिया है। मगर ये पहली बार नहीं है जब इंसान ने लैब में कोई जानवर बनाया है। ऐसा ही एक कारनामा दशकों पहले भी इंसान कर चुका है। दरअसल यह बात है 1996 की, जब स्कॉटलैंड के एक लैब में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कर दिखाया था, और यह एक्सपेरिमेंट था क्लोनिंग का। जी हाँ, ये वही साल था जब उन्होंने इतिहास रच दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम रखा गया था डॉली। यह कोई आम भेड़ नहीं थी। डॉली पहली ऐसी मैमल थी जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी से क्लोन किया गया था। यही वजह है कि डॉली का जन्म पूरी दुनिया में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का प्रतीक बन गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या इंसानों को भी क्लोन किया जा सकता है? खैर वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं भेड़िए की। भेड़िया यानी एक ऐसा जीव जो जाना ही अपने प्रेडेटरी नेचर के लिए जाता है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके घर में जो सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर होता है वह कभी भेड़िया ही हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं कुत्ते की। मगर आपको नहीं पता होगा कि आज कुत्ता कहलाने वाला यह जानवर कभी भेड़िया हुआ करता था। दरअसल भेड़िए भी अलग अलग साइज और टाइप के होते हैं। सदियों से यह जंगलों में राज करते थे, मगर फिर इंसान आए और उन्होंने इस सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। छोटे भेड़िए भी इंसानों के साथ रहने लगे क्योंकि वहां उन्हें लेस एफर्ट में खाना और गर्मी दोनों मिल जाते थे। धीरे धीरे इनका डोमेस्टिकेशन हुआ और वह बन गए कुत्ते। मगर बड़े भेड़िए किसी का पालतू नहीं बनना चाहते थे। वे घरेलू जीवन नहीं अपनाना चाहते थे और इंसानों से दूर चले गए। मगर इंसानों में उनका खौफ और प्रभाव बरकरार रहा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी भेड़िया आया की कहावत क्वाइट फेमस है। मगर भेड़िए की एक और बहुत बड़ी प्रजाति हुआ करती थी जो कॉमन भेड़िए से बड़ी थी। मगर समय और क्लाइमेट चेंज के साथ सब कुछ बदल गया और 12-13 हजार साल पहले ये विलुप्त हो गए। इनफैक्ट हमारे पास तो उनकी मौजूदगी का कोई ठोस प्रमाण तक नहीं था, सिवाय कुछ फॉसिल्स एंड स्केलेटन्स के। लेकिन कुछ वैज्ञानिक वर्षों से इस पर मेहनत कर रहे थे और हाल ही में इस विलुप्त भेड़िए के कुछ शावक दुनिया के सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने दिन रात इस पर मेहनत की है और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हमें पता है आपके जहन में भी जुरासिक पार्क मूवी का सीन आ रहा होगा, जहां वैज्ञानिकों ने डायनासोर का पुनर्जन्म करवाया था। हॉलीवुड में तो ये सब होता रहता है, मगर इनका हकीकत में हो जाना किसी सपने से कम नहीं है। वैसे कुछ ऐसा ही गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिला था, जहां पहली बार डायर वुल्फ से दुनिया का परिचय करवाया गया था। डायर वुल्फ की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में पाए जाते थे। मगर यह फिर विलुप्त हो गए। मगर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैज्ञानिकों ने अलग अलग इलाकों से इनके कंकाल खोजे और इन्हें समझने का प्रयास किया। इनका बिहेवियर, वे ऑफ लाइफ सब कुछ समझने के बाद डायर भेड़ियों की तस्वीर दुनिया के सामने आई। मगर यकीन मानिए, जब इस मूवी में डायर वुल्फ को लाया गया था तब कोई नहीं जानता था कि कुछ सालों बाद ये आपके सामने सचमुच होंगे। डायर वुल्फ की वापसी की कहानी 7 अप्रैल 2025 को दुनिया के सामने आई, जब टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर डायर वुल्फ की तस्वीर छापी थी। और यह रिसर्च ऐसे सामने आई कि वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत से डायर वुल्फ के 3 शावकों को पैदा किया है। मगर सवाल यह है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? आखिर 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके जीव को वैज्ञानिकों ने कैसे पैदा कर दिया? दरअसल यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। असल में अमेरिका के टेक्सास स्टेट में कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक बायोटेक कंपनी है
जिसे 2021 में बेन लैम और जेनेटिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च ने स्टार्ट किया था। इस कंपनी में आज 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक मौजूद हैं। मगर जैसे ही यह कंपनी बनी थी, इसका गोल क्लियर था। एक्चुअल में इसका गोल विलुप्त हो चुके जीवों को फिर से पैदा करने का था। और फिर कंपनी ने एक प्रोग्राम शुरू किया और सामने रखी एक जीवों की लिस्ट जिन्हें डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम के तहत वापस लाया जाना था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर था वूली मैमथ, जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, तस्मेनियन टाइगर यानी थाइलासिन जो 90 साल पहले विलुप्त हुए, और डोडो बर्ड जो 400 साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गए। मगर 2025 में कंपनी ने सबको हैरान कर दिया। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसका डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम में जिक्र तक नहीं था। इन्होंने डायरवुल्फ की प्रजाति विकसित करने में सफलता प्राप्त करने का ऐलान किया। कुलूसल का यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर उन्होंने कभी भी खुलकर बात तक नहीं की थी। लेकिन जैसे ही यह खबर आई तो मानो पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। मगर सवाल यह है कि आखिर लैब में इतने टाइम पहले विलुप्त हो चुके जीव बने कैसे? चलो इस पूरे प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। डायरवुल्फ एक जाइंट एंड डेंजरस वुल्फ आइस एज के दौरान अस्तित्व में थे और अपने आकार, ताकत और झुंड में शिकार करने की शैली के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जलवायु परिवर्तन हुआ, डायरवुल्फ धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हालांकि इसके बोन एंड टीथ के अवशेष हमें आज भी अमेरिका के कुछ भागों में मिलते हैं, जैसे कि ला ब्रिया टार पिट्स कैलिफोर्निया में। इन्हीं अवशेषों से शुरू होता है डायरवुल्फ को लैब में दोबारा बनाने का ये सफर। मगर इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था डीएनए निकालना। मगर डायरवुल्फ के फॉसिलाइज्ड अवशेषों से डीएनए निकालना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि समय के साथ डीएनए डिग्रेड यानी नष्ट हो जाता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए फॉसिल में से माइक्रो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो गए। जब वैज्ञानिकों ने डायरवुल्फ के डीएनए को सीक्वेंस किया तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल पहले यह माना जाता था कि डायरवुल्फ ग्रे वुल्फ का ही एक जाइंट एडिशन है, लेकिन डीएनए के एनालिसिस से यह प्रूवन हुआ कि डायरवुल्फ एक पूरी तरह से अलग प्रजाति थी, जो लगभग 2 लाख साल पहले अन्य कुत्तों से अलग हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि यह केवल एक बड़ा भेड़िया नहीं, बल्कि एक एक्सटिंक्ट एंशिएंट एनिमल था, जिसकी अपनी एक अलग इवोल्यूशनरी लिनिएज थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद में डीएनए को पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया गया। लेकिन तब वैज्ञानिकों के सामने अगली चुनौती थी कि कैसे इस डीएनए को एक लिविंग सेल में डाला जाए और उसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए उन्होंने जीन एडिटिंग तकनीकी क्रिस्पर Cas9 का सहारा लिया। क्रिस्पर की हेल्प से डीएनए के अंदर उन जीन्स को एडिट किया गया, मगर ये आसान नहीं था, क्योंकि ये डीएनए बहुत ओल्ड होने के साथ साथ डैमेज्ड भी थे। साथ ही डीएनए के कुछ हिस्से पूरी तरह से गायब थे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग और कंपैरेटिव जीनोमिक्स की हेल्प से फिर से बनाया। इस रिकंस्ट्रक्टेड डीएनए को लैब में आर्टिफिशियल रूप से सिंथेसाइज किया गया, यानी कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी से डीएनए की कॉपी बनाई गई। अब इस डीएनए को किसी लाइव ओवा यानी एग सेल में डाला जाना था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे जीव की तलाश की जो डायरवुल्फ से काफी मिलते जुलते डीएनए रखता हो। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए कई ऑप्शंस मौजूद थे, जैसे ग्रे वुल्फ, डोमेस्टिक डॉग और अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। ये जीव इस प्रोसेस के लिए पोटेंशियल होस्ट थे। इन जीवों के ओएसाइट से उनका खुद का डीएनए निकाल दिया गया और उसमें डायरवुल्फ का सिंथेटिक डीएनए डाल दिया गया। यह प्रोसेस बहुत सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अगर डीएनए सही ढंग से फ्यूज ना हो तो सेल डिवाइड नहीं करता और ब्रूड यानी एम्ब्रियो नहीं बन पाता। फिर डीएनए को अंडाणु में डालकर सक्सेसफुली क्लोन एम्ब्रियो बनाया गया और फिर उसे एक सैरोगेट मां यानी एक ऐसी मादा जो गर्भ धारण कर सकती है के गर्भ में ट्रांसप्लांटेड किया गया। यह आमतौर पर ग्रे वुल्फ या बड़े आकार की डॉग प्रजाति हो सकती थी। अब सब कुछ इस पर ही टिका था, क्योंकि अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है तो कुछ महीनों में वो मादा एक जीव जन्म देगी जो दिखने में डायरवुल्फ के जैसा होगा और उसके जेनेटिक ट्रेट्स भी उसी जैसे होंगे। लेकिन ये सारी प्रोसेस केवल थ्योरेटिकल नहीं थी और एक बार में ही सब सही नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई बार फेलियर्स भी आई। डीएनए डैमेज, एम्ब्रियो रिजेक्शन, सैरोगेट की प्रेगनेंसी में समस्या जैसी बहुत सारी बाधाएं सामने आई, मगर फिर भी वैज्ञानिकों ने डायरवुल्फ के 3 शावकों को तैयार कर लिया है। अगर कोलोसल बायोसाइंसेस द्वारा बनाए 3 डायरवुल्फ पप्स के नाम की बात की जाए तो उनके नाम हैं रोमुलस, रेमस और तीसरा शावक खलीसी है। इनमें से रोमुलस एंड रेमस ये दोनों नाम रोम की एंशिएंट रोमन मिथ्स से लिए गए हैं और खलीसी नाम की बात की जाए तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से इंस्पायर्ड है। पता है ऐसा क्यों किया गया? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज ने डायरवुल्फ को भी पॉपुलर बनाने में अहम रोल प्ले किया था। ये तीनों नाम सिंबॉलिक हैं जो पावर, हिस्ट्री एंड मॉडर्न पॉप कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं।
सच में नेमिंग में भी इन लोगों ने दिमाग लगा दिया है। ये शावक अभी दुनिया के सामने है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह पूरी तरह से डायर वुल्फ नहीं है और अभी तक डायर वुल्फ को पूरी तरह जीवित करने में सफलता नहीं मिली है, मगर वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। क्रिस्पर, क्लोनिंग और आर्टिफिशियल वूम जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के कारण अब यह सपना बहुत दूर नहीं लगता कि आने वाले कुछ वर्षों में हम और भी एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को दोबारा धरती पर देख सकेंगे। मगर चाहे जो भी हो, इस प्रोसेस में एथिकल सवाल भी उठते हैं। क्या हमें ऐसे जीवों को वापस लाना चाहिए जिनका वातावरण अब वैसा नहीं रहा? क्या ऐसे जीव हमारे आज के इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित होंगे? अगर डायर वुल्फ को फिर से धरती पर लाया जाता है तो उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ होगा? क्या वह इंसानों और पालतू जानवरों के लिए खतरनाक होगा? इन सभी बातों पर इन डेप्थ डिस्कशन चल रहा है। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है तो न केवल हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को फिर से जीवित कर पाएंगे, बल्कि इससे हमें अपने आज के वातावरण को भी बेहतर समझने और बचाने में हेल्प मिलेगी। डायर वुल्फ को लैब में बनाने की प्रक्रिया ने यह दिखा दिया है कि विज्ञान की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। यह केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और कंजर्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लुएंस है। वैसे अब मैमथ को वापस लाने की कोशिश चल रही है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है तो वह दिन दूर नहीं जब हम टीवी या किताबों में देखे गए इन पावरफुल क्रिएचर्स को असली जिंदगी में अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। तो यह थी कहानी हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी भेड़ियों की, जिसे वैज्ञानिकों ने जिंदा करके दिखाया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वह दिन दूर नहीं जब डायनासोर भी धरती पर होंगे? और क्या ऐसा होना धरती और इंसान दोनों के लिए सही होगा? और मृत इंसानों को वापस जिंदा करने के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।